पर थे कि एल्टन मायो ने ये रिसर्च कंडक्ट की थी, ठीक है, चिकागो में, और उनको जो सपोर्ट करने वाले थे वो थे रुइथिसबर्गर एंड डिक्सन। इन दोनों ने मिलकर ये स्टडीज कंडक्ट की। हाथरॉन स्टडीज गेव राइज टू अ न्यू मूवमेंट व्हिच इज नोन एज ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। उन्होंने एक नई मूवमेंट लाइफ जो है इंट्रोड्यूस करवाया, या न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसको हमने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आगे चलकर जो कि बनी बेस बनी ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी की। द रिसर्चर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द रीजंस फॉर ह्यूमन एट वर्क। जो रिसर्चर्स थे, या जो मेल्टन मायो थे, या जो डिक्सन डिक्सन साहब थे, उन्होंने मिलकर क्या किन चीज पर काम किया, एक ही चीज पर काम किया। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि उनको रिसर्च कंडक्ट करनी थी ऑन द बेस, इन्वेस्टिगेट करना था रीजंस फॉर ह्यूमन एट वर्क, के जो काम है और काम करने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान में जो इफेक्टिव है, या उनकी जो कंडीशंस हैं, या जो उनके परसेप्शंस हैं, वो किस तरह के हैं, उस चीज को उन्होंने एनालाइज किया। Hawthorne studies was basically conducted by Elton Mayo with the workers at Hawthorne plant of Western Electric Company, जहाँ से हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की स्टार्ट ली थी, वहीं पे ये जो है सो स्टडी बनी हुई। द Hawthorne plant of Western Electric Company was manufactured telephone system bell। जो वो प्लांट था Hawthorne प्लांट जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली किस चीज के ऊपर काम कर रही थी, वो किस चीज की इंडस्ट्री थी, वो जो टेलीफोन सिस्टम बेल थी, वो जो है सो इंस्ट्रूमेंट बना रही थी, वो एटम्स की इंडस्ट्री थी। बेसिक फीचर्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के, क्यों जो है हमने ये ऑर्गेनाइजेशन एल्टन मायो और डिक्सन साहब ने क्यों इसी इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये कुछ मतलब मेजर फीचर्स हैं कि व्हाई दे कंडक्टेड देयर स्टडी इन जो है सो हाथरॉन प्लांट। सबसे पहले इट एम्प्लॉयड अबाउट 30,000 एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड द एम्प्लॉइज ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वर ड्रॉन फ्रॉम 60 नेशनलिटीज। क्यों जो है उन्होंने ये इंडस्ट्री सिलेक्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे मौजूदा दौर में जो है 30,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे वहाँ पर, और वो 30,000 एम्प्लॉइज सारे के सारे 60 अलग अलग नेशनलिटीज से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये जानना भी उनके लिए जरूरी था कि अगर सेम नेशनलिटीज वाले लोग हैं तो क्या उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो अलग अलग जो है नेशनलिटीज से हैं तो क्या एक ही वर्किंग कंडीशन में वो अपने काम के साथ किस तरह से जो है सो अपना बिहेव रखते हैं, या उनका आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन है। दूसरी पॉइंट, देयर वाज अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स विद इन ईच ऑफ द नेशनल ग्रुप। और जो भी 60 नेशनलिटी से अलग अलग लोग आए थे, उनमें एक अलग किस्म की जो है स्किल्स पाई जाती थी। हर नेशनलिटीज का एक अपना स्पेसिफिक स्किल होता था, हर कोई किसी ना किसी काम में माहिर था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एरिया से लोग आते थे, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग आइडियोलॉजी से, तो जाहिर सी बात है उनकी जो ग्रूमिंग हुई है वो डिफरेंट स्किल्स के साथ हुई थी। तो अलग अलग स्किल्स जब एक ही मजमुआ बनकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, तो उससे किसने फायदा उठाया था, बेसिकली उससे वो ऑर्गेनाइजेशन ही जो है सो अपना बेनिफिट ले रही थी, ठीक है। इस तो हमने क्या था हमारे स्टडी का दूसरा मोटिव या दूसरा फीचर, वो ये है कि 60 नेशनलिटीज से जो अलग अलग हमारे पास एम्प्लॉयज आए थे, उनके पास डिफरेंट या वेरिड वेराइटी ऑफ स्किल्स थे। नंबर तीसरी बात, अल्दो कंपनी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स लाइक पेंशन, सिकनेस एंड अदर बेनिफिट्स, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स एंड प्रोडक्टिविटी वाज नॉट अप टू द मार्क। हालांकि अलबत्ता के जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जो इंडस्ट्री थी, हाथरॉन प्लांट था, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन उनको मुख्तलिफ वर्कर्स को फैसिलिटेट कर रही थी, जो है इन दी फॉर्म ऑफ उनको पेंशन्स मिल रही थी, या उनकी जो है हेल्थ का भी ख्याल किया जाता था, अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्कर्स थे वहाँ पे उनमें एक डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट पाया जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, या जो आपकी मयारी होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए, वो अप टू द मार्क नहीं थी, वो नाकाबिले जो है सो वो उतनी इफिशिएंट नहीं थी। Number fourth, in 1924, a team led by Elton Mayo and Ruethsberger investigated the real causes behind this phenomena। ठीक है, फिर नतीजतन क्या हो गए, 1924 में एक टीम जिसको लीड कर रहे थे एल्टन मायो, और उसके साथ जो है सो डिक्सन साहब भी कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The reason for conducting experiment was to find out the reasoning factors that basically brings fluctuation in workers productivity। क्या रीजन था, क्यों ये स्टडी जो है सो हमने
इन दोनों ने कंडक्ट की, वो सिर्फ इसी चीज को जानना था उन्होंने उनको कि ये जो आउटपुट में कमी आ रही है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके पीछे रीजन क्या है। आइदर वो रीजन हमारे जो है सो हायरार्की के अंदर जो ऊपर मैनेजमेंट है उसके दरमियान में है, या जो है सो उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं उनके दरमियान में है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 4 फीचर्स थे हमारे, जिनके जो आपके इंट्रोडक्शन में मेंशन करना जरूरी है। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो कौन सी कुछ फेजेस थी। ठीक है, कुछ फेजेस में ये जो है सो हमने 8 साल के अंदर एल्टन मायो और जो है सो डिक्सन साहब ने ये रिसर्च को कंडक्ट किया था। उसमें उन्होंने 4 फेजेस इंक्लूड किए। 4 फेजेस के अंदर उन्होंने 8 साल के पीरियड में ये रिसर्च कंडक्ट की। सबसे पहला जो हमारे पास फेज आता है वो उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये स्टार्ट होता है आपका 1924 से लेकर 1927 तक। ठीक है, 3 साल में के अंदर ये फेज चलता है। इस फेज का बेसिकली मकसद क्या था? टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि जो वर्कर्स को काम करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए, वो टूल्स, वो मटेरियल। ठीक है, उस मटेरियल का जो कंडीशन है या जो क्वालिटी है या वर्कर की जो वेल बींग है, या उसको जो मटेरियल चाहिए काम को करने के लिए, बेसिकली वो किस तरह के होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप को अलग से एक एनवायरनमेंट दिया जिसमें उसको अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें दी गई, और दूसरे ग्रुप को जो है सो वही उसी हाल पर छोड़ दिया जिस तरह की बाकी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। तो जब ये 2 साल के बाद उन्होंने दोबारा से उस चीज़ को एनालाइज किया तो उनको पता चला कि जिन ग्रुप को उन्होंने जो है सो वो चीज़ें, वो मटेरियल प्रोवाइड की थी जिन जो वर्किंग कंडीशन के लिए ज़रूरी थी, तो जिसकी वजह से उनकी जो आउटपुट है उसमें इजाफा हुआ। लेकिन अलबत्ता जो उसके कंपैरिजन में उन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप उसी आउटपुट तक महदूद रहा जहां वो पहले था। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास फेज है वो है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। वो कंडक्ट की गई थी हमारी 1927 में। क्यों ये जो है ये फेज किस लिए था, इसका मकसद क्या था? टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस इन वर्किंग कंडीशंस ऑन वर्कर्स आउटपुट एंड मोरल। इन्होंने जो आउटपुट है, ठीक है, उस वो आउटपुट इंक्रीज क्यों हुई? जो मैंने आपके पहले फेज में आपको बताया था ना कि उनको कुछ डिफरेंट मटेरियल्स दिए गए, डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस दी गई, और 2 साल बाद जब उन्होंने दोबारा उस चीज को एनालाइज किया तो उनको लगा कि जो हमने एक ग्रुप को सारे इंस्ट्रूमेंट दिए, सारे मटेरियल के साथ फैसिलिटेट किया, उनमें जो है आउटपुट मजीद उन्होंने हमें दिए। उस चीज को अब समझने के लिए उन्होंने दूसरी फेज के में रिसर्च की कि ये आउटपुट हमें क्यों मिली, उस कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी चेंजिंग की वजह से हमें ये आउटपुट मिले हैं। तो टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ वेरियस चेंजेस इन वर्किंग कंडीशंस ऑन द वर्कर्स आउटपुट एंड मोरल। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें थी, वो कौन से फैक्टर सामने आए उनके? वो था कि उन्होंने वही 2 ग्रुप थे, जिस ग्रुप को उन्होंने फैसिलिटेट किया वहां पे उन्होंने उनको जब टेम्परेचर था, वर्किंग कंडीशन का जो टेम्परेचर था वो उन्होंने लो कर दिया। ठीक है, और दूसरा उनके जो वर्किंग आवर्स थे उनको रिड्यूस कर दिया। तीसरा, काम के दरमियान में उनको रेस्ट की जरूरत थी तो उनको ये रेस्ट पीरियड भी उन्होंने जो है सो अरेंज किया। और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेली वर्क नोट किया जाता था कि कौन सा बंदा जो है सो कितना काम कर रहा है। तीसरे जो उसकी वर्किंग एरियाज थी वहां पे उन्होंने लाइटनिंग कर दी थी, मतलब कि उनको काम करने के लिए फैसिलिटेट किया गया। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला? कुछ ऐसे फैक्टर्स पता चले जिन फैक्टर्स के ब्याह पर इतनी बड़ी चेंजेस आई और जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो गई। तो वो चेंजेस क्या थे? बेसिकली वो कुछ चेंजेस थे। एक तो उन्होंने जो है टेम्परेचर लो रखा, लो टेम्परेचर में उसमें काम करवाया, रिड्यूस दी आवर्स ऑफ वर्क, रेस्ट पीरियड्स प्रोवाइड किए उन्हें, और जो है सो वर्किंग एरिया में उन्होंने लाइटनिंग करवाई ताकि जो है सो वर्कर्स को काम करने में दिक्कत ना हो। अच्छा, इस फेज में हमें ये चीजें मालूम हुई कि वो कौन से फैक्टर्स थे। फिर इन चीजों को जानने के बाद मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, थर्ड फेज हमारा होता है 1928 से लेकर 31 तक। फिर क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कि आपको काम करने में कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, या आपके जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप
क्या समझते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको वो जो है सो प्रोवाइड किया जाए ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से। तो इस तरह से जो है मास इंटरव्यू की गई, तकरीबन जो है सो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 30,000 एम्प्लॉइज़ थे उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, लेकिन वहाँ उसमें से 21,000 वर्कर्स थे, उनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए। उस इंटरव्यूज़ में उनसे ऑब्जेक्टिव या सर्वे किया गया। उस सर्वे में उनको जो है सो उनसे डिफरेंट क्वेश्चन्स पूछे गए, ना सिर्फ सोशली, इकोनॉमिकली, इवन साइकोलॉजिकली भी उनको क्या जो है सो काम में सैटिस्फैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है उनके लिए, या काम करने करते वक़्त उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, वो सब कुछ उनसे पूछा गया था इंटरव्यूइंग फेज़ में। फिर हमारे पास नेक्स्ट फेज़ है बैंक राइटिंग एक्सपेरिमेंट। लास्ट फेज़ है इस मतलब जैसे इस पूरी रिसर्च का 1931 से लेकर 1932 1 साल के दरमियान में ये रिसर्च की गई। क्यों की गई थी? क्या मकसद था इसका? टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉर्म्स दैट कंट्रोल्ड ईच मेंबर्स आउटपुट वर एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्कर्स सोशल ग्रुप। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे थे कि जो वहाँ पे सोशल ग्रुप हैं, ठीक है? जो आपका हायरार्की में निचले वाला तबका है, उस तबके के अंदर कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि 60 नेशनलिटीज़ से अलग-अलग जो है सो कौमियत से लोग आए थे वहाँ पे काम करने के लिए, तो उनके डिफरेंट नॉर्म्स थे। लेकिन वहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रुप बने या जिनके आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी, काम एक साथ करते थे, रहते एक साथ थे, उन्होंने कुछ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी अडॉप्ट कर लिया ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, जिसकी वजह से उनकी जो काम है या वो जो है सो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे अपने काम को लेकर। तो इस चीज़ को उन्होंने एनालाइज़ किया इस रिसर्च में कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, वो बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होने चाहिए एक वर्कर्स के दरमियान, जो उनको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ ले जाए और जो है सो ऑर्गेनाइज़ेशन को मज़ीद एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है? बैंक राइटिंग एक्सपेरिमेंट हमने इसको कहा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कंक्लूजन ऑफ हाथरॉन एक्सपेरिमेंट। जो इतनी बड़ी स्टडी की है इन्होंने, ये 4 फेजेज़ के दरमियान, उसके कंक्लूड क्या किया उन्होंने? रिजल्ट्स क्या है हमारे पास? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुई थी इस पे जो है सो इस स्टडी की? बेस्ड ऑन हाथरॉन स्टडी या स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स मिले उनको। द रिजल्ट्स ऑफ हाथरॉन एक्सपेरिमेंट स्टडीज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ कि हमने जो है सो इस स्टडी एल्टन मायो और डिक्सन साहब ने जो ये स्टडी की, उसने किस चीज़ को जन्म दिया? उसने जो है सो इन्फॉर्मल ग्रुपिंग को जन्म दिया। क्यों? कैसे? मैंने आपको पहले ज़िक्र मतलब जो है सो बता चुका हूँ कि 16 अलग-अलग नेशनैलिटीज़ थी, आपस में मिलकर एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बनी, उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर उन्होंने काम किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ़ एक ही नेशनैलिटी से बिलॉन्ग करता हो, वो अपनी ही नेशनैलिटी के बंदे के साथ उठे-बैठे, खाए-पिए और रहे। नहीं, उन्होंने अलग-अलग नेशनैलिटी के साथ अपनी जान-पहचान रही, एक बिलॉन्गिंगनेस बनाई, उस बिलॉन्गिंगनेस को उन्होंने मेंटेन भी रखा, जिसकी वजह से उनके दरमियान में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है सो मतलब मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई। अब ये जो हाथरॉन स्टडीज़ हुई है, उसने क्या किया कि जो आपकी इन्फॉर्मल ग्रुपिंग है, मतलब आप चाहें तो एक अपने अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा काम कर सकते हैं। इस आइडिया को हमने जो है सो इंट्रोड्यूस करवाया एल्टर मायो ने अपनी इस स्टडीज़ के द्वारा कि भाई आप अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फोर्स फैक्टर्स एट वर्क प्लेस आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्कर्स सैटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। क्या है कि जो आपके पास वर्कर्स हैं, उनकी जो सोशल कंडीशन है या उनके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो काम के दरमियान एक मेजर रोल प्ले करती हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, जो कि उनको प्रोवाइड करना एक वर्कर्स और एक ऑर्गेनाइजेशन की सैटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी है। जिसके रिज़ल्ट में क्या है, आपके पास आउटपुट और मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके आउटपुट पे मार्जिनल इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? नंबर तीसरे हमारे पास सोशल नॉर्म्स हैं। जब डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से, डिफरेंट एरिया से लोग आए, एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बने, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ सोशल नॉर्म्स भी उन्होंने अडॉप्ट किए होंगे, जिसके नतीजे में उन्होंने हेट्रेड नहीं बल्कि अपने आपस में क्या है कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ था काम करने के लिए। The level of organization effectiveness is determined by social norms, principles of administration such as division of work or the psychological capability of worker are not critical factors in productivity. सोशल नॉर्म्स क्या हुए, जो लोगों की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थी वो उनके दरमियान में नहीं आई, बल्कि एक जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया था।
कि हमने साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है, और जो उनके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया था, इस सोशल नाम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये भी हमें जो है सो वर्किंग कंडीशन का ऑथर इफेक्ट के अंदर मालूम होता है। कंक्लूजन में मैंने जो है सो आपके कुछ मजीद स्टडी के जो इफेक्ट्स हैं उनको ही डिस्कस किया है, आप चाहें तो इनको ऊपर रख सकते हैं। प्रिंसिपल्स कंक्लूजन ऑफ हाथरन एक्सपेरिमेंट में social psychological factors at workplace determine the employee's moral and output rather than physical conditions of work। इस हाथरन स्टडी से पहले क्या था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का तकरीबन यही मोटिव था, यही कॉन्सेप्ट था कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको फिजिकल कंडीशंस कोशिश करके दें। लेकिन हाथरन स्टडीज के बाद उनको ये भी मालूम हुआ कि हाथरन स्टडी उनको सोशल और उसके साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं वर्कर्स को। सोशल में क्या है, सोशल में तकरीबन आपके काम की जो है सो रिकॉग्नाइजेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अप्रिशिएट करें, ठीक है, आपके सीनियर्स आपके साथ एक वर्कर जैसा सलूक ना करें। ये सोशल कंडीशन है उस वर्कर की। साइकोलॉजिकल ये है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी काम को करने के लिए, अगर वो कभी आपने उस काम को किया भी नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन आपसे वो काम जबरदस्ती नहीं ले सकती, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे एक लर्निंग होती है वर्कर्स की। वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स क्या थे, आइसोलेटेड नहीं थे उस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर, उन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग बनाई हुई थी। वर्कर्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्मॉल सोशल ग्रुप्स। वहाँ पर उनको आज़ादी दी कि वो अपने स्मॉल सोशल ग्रुप्स बनाए। लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन प्ले अ सेंट्रल रोल इन वर्कर्स बिहेवियर। ठीक है जी, तो हम थे कंक्लूजन के ऊपर टॉपिक कंक्लूड कर रहे थे हम अपना हाथरन स्टडीज इफेक्ट का, जिसमें हमारा लास्ट जो पॉइंट था उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें था कि लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन प्ले अ सेंट्रल रोल इन वर्कर्स बिहेवियर, सेटिस्फिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। जो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग आए थे, अब जो आपकी लीडरशिप है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसकी जो